मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा विषय है, जिस पर कि हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं, वह है आयु निर्धारण से संबंधित है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ एज, जो कि करीब करीब सभी क्रिमिनल केसेस में लागू होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय है। इसके जो आयु निर्धारण से संबंधित है, इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिछले कई दशकों से जो है एक फॉर्मूला डेवलप किया है आयु निर्धारण से संबंधित, जो कि खास तौर पर अभियुक्तों के पक्ष में, मुलजिमों के पक्ष में, एक्यूज के पक्ष में जो है बहुत ही जो है फ़ायदेमंद है। हमेशा उनको इसका फ़ायदा मिलता है और उस फॉर्मूले को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर, यानी कि त्रुटि के मार्जिन का सिद्धांत। आयु निर्धारण में त्रुटि के मार्जिन का सिद्धांत कहते हैं, या मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ एज। ये जो प्रिंसिपल है, इट इज़ नॉट ए कॉडिफाइड प्रिंसिपल, ये किसी सेक्शन में या किसी कानून में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पर जो अपने जजमेंट्स दिए हैं, जिसमें उसमें जो प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उसमें जो डायरेक्शंस दिए हैं, उससे ये प्रिंसिपल डेवलप हुआ है। और ये प्रिंसिपल जो है करीब करीब देश के सभी हाई कोर्ट्स द्वारा फॉलो किया जाता है, लोअर कोर्ट्स द्वारा फॉलो किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसको सख्ती से लागू करती है। और इस जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले को खास तौर पर जो पॉस्को केसेस हैं या जो रेप केसेस हैं, जिसमें कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, जो व्यथिता है, उसके जो कंसेंट है, उसकी जो सहमति है, वो बड़े मायने रखती है। यदि 18 साल से कम है तो उसकी कई जो ऑफेंसेस जो हैं वो उस पर लागू हो जाते हैं, और यदि 18 साल से ऊपर हो तो सहमति से वो जो है वो अपराध गौण हो जाता है, अपराध खत्म हो जाता है, और जो उसकी जो पूरी जो नेचर है अपराध की, वो अपने आप में बदल जाती है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर है, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुख्य प्रिंसिपल है, बहुत मुख्य सिद्धांत है, जो कि सभी क्रिमिनल ट्रायल पर लागू होता है, जो कि प्रोसिक्यूट्रिक्स पर भी लागू होता है, जो कि व्यथिता पर भी लागू होता है, जो पीड़िता पर भी लागू होता है, जो जुवनाइल यानी माइनर पर भी लागू होता है, जो डेलिकेंट जुवनाइल यानी कि बाल अपचारी हैं उन पर भी लागू होता है, और जो अभियुक्त और अक्यूज्ड है उन सभी पर लागू होता है। यहाँ तक कि जो सिविल मामले होते हैं, जिनमें कि एज डिटर्मिनेशन का प्रश्न हो, जिसमें कि आयु निर्धारण का प्रश्न हो, तो उन पर भी जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर लागू किया जाता है। तो इस प्रिंसिपल को समझने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कि जिनको कि इस प्रिंसिपल को समझने के लिए जो उसके मूलभूत जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जिसके बिना कि उस प्रिंसिपल हम और आप नहीं पहुंच सकते हैं या उसका फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा, तो उन जो सिद्धांतों को, उन जो प्रिंसिपल्स को, उनके जो पॉइंट्स हैं, उनको हम एक एक डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले उसमें जो आएगा वो ये आएगा कि जुवनाइल कौन है, यानी कि नाबालिग कौन है, यानी कि बच्चा कौन है। तो जो सेक्शन 2 सब क्लूज 12 ऑफ द जो जे एक्ट है, यानी कि किशोर न्याय अधिनियम है, उसका जो सेक्शन 2 सब क्लूज 12 जो है, वो कहता है कि ऐसा बच्चा हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि ऐसा बालक जिसने अभी 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो उसको हम जुवनाइल कहते हैं, उसको अवयस्क कहते हैं, उसको नाबालिग कहते हैं, या उसको हम बालक कहते हैं। लेकिन यदि ऐसा बालक, ऐसा जुवनाइल किसी अपराध में लिप्त पाता है या विधि विरुद्ध जो है कार्य में उसको जो है संलिप्तता पाई जाती है, तो ऐसे बच्चे को हम डेलिक्वेंट जुवनाइल या जुवनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ या बाल अपचारी या विधि विरुद्ध बालक के नाम से हम उसको जानते हैं। उसको हम अभियुक्त, मुलजिम या जो है इन नामों से हम नहीं, अपराधी इन नामों से उसको नहीं पुकारा जाता है, क्योंकि वो जुवनाइल है, वह नाबालिग है, इसलिए उन नामों से उनको जो है उच्चारण नहीं किया जाता है। उसके बाद मित्रों हम आते हैं, जो जुवनाइल होते हैं उनकी भी कैटेगरीज होती हैं, यानी कि 7 से 12, 12 से 18। कुछ बच्चे होते हैं जो 7 से नीचे होते हैं, जो कि सेक्शन आप 20 और 21 जो BNS का है, भारतीय न्याय संहिता, पहले जो है वो आईपीसी में वर्णित थे, लेकिन चूंकि अब जो है वो आईपीसी को BNS से रिप्लेस कर दिया गया, तो हम BNS के सेक्शंस की बात करेंगे। सेक्शन 20 और 21 BNS का है, वो इन जुवनाइल्स को कैटेगरी में बांटता है, विभागों में बांटता है, और उनके जो है एज वाइज उसका क्लासिफिकेशन करता है। तो सबसे पहले जो 7 साल से कम बच्चे हैं, 7 साल से जो कम बच्चे होते हैं, वो जो है बिल्कुल इमैच्योर होते हैं। उनको कानून में ऐसा माना है कि वो आपराधिक मंशा नहीं रखते हैं, वो आपराधिक इरादा नहीं रख सकते हैं। दे आर डोली इन कैपेक्स, दे आर ट्रीटेड एज नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग मैलिस,
यानी कि वो दुर्भावना रखने के काबिल नहीं होते, तो ऐसे जो बच्चों के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, कोई अपराध नहीं किया जाता है, कोई उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। उसके बाद आता है जो 7 से 12 के बीच में आते हैं। ऐसे बच्चे जो 7 से 12 के बीच में आते हैं, यानी कि 12 साल से कम और 7 साल से ऊपर, ऐसे बच्चों को जो अगर कोई किसी उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ में, किसी ऑफेंस में वो उसकी जो भागीदारी मिलती है, उसकी संलिप्तता मिलती है, तो उस बच्चे का जो है जो एज ऑफ मैच्योरिटी उसका चेक करते हैं। क्या वो अपने कृत्य का जो नेचर है उसको समझने में सक्षम है? क्या जो उसने अपराध किया, जो काम किया, जिसके लिए जो है उसके ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, क्या उसकी प्रकृति को, उसके नेचर को समझने में सक्षम है? यदि वो समझने में सक्षम है तो जो उसका जेजेबी में उसको जो है उसकी कार्रवाई चलेगी। यदि वो लगता है कि वो नहीं समझ सकता है, अपने कृत्यों को नहीं समझता, अपने नेचर जो है, जो काम उसने किया है, जो अपराध उसने किया है, उसके वो प्रकृति को नहीं समझता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई ड्रॉप हो जाती है। और ये निर्धारण भी जेजेबी द्वारा ही किया जाता है कि वो मैच्योर है या नहीं है, वो ऑफेंस के जो प्रकृति को समझता है या नहीं समझता है। इसके बाद मित्रों आते हैं जो 18 से 12 के बीच में है, यानी कि 18 से नीचे हैं और 12 से ऊपर है। तो ऐसे बच्चे तो वो क्वाइट मैच्योर होते हैं, वो सब इन बातों को समझते हैं। तो उनके लिए जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है, किशोर न्याय जो अधिनियम है वो उसके ऊपर लागू होता है, और उसके ऊपर जो उसकी जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो भी मुकदमा होता है, वो सब उसके हिसाब से उसके ऊपर चलाया जाता है। यदि वो किसी गंभीर अपराधों में लिप्त है, यदि कि बहुत ही संगीन अपराधों में लिप्त है, और वो ऐसा लगता है कि वो जो अपने जो अपराध उसने किया है, तो उसकी वो प्रकृति को, उसके नेचर को वो समझता है, जैसे कि 17 और 18 के बीच का बच्चा है, या 17 से 18 के बीच का है, वो बच्चे काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के विरुद्ध जो गंभीर अपराधों में लिप्त रहते हैं 16 से 18 या उसके बीच के, तो उनके जो जेजेबी उनका डिसाइड करता है, और उनका जो है सामान्य न्यायालय में चलाकर उनको सामान्य जो है अभियुक्त की तरह जो है उसका मुकदमा चलता है, और उसी तरह उसको जो है उसका दंड उसका दिया जाता है। तो मित्रों आगे हम चलते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन 94 सब क्लूज 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आयु निर्धारण के लिए किसी भी मामले में, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो सिविल केस हो, जहां भी आयु निर्धारण का मामला आएगा, तो सेक्शन 94 सब क्लूज 2 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का अवश्य जो है उसमें अमल में लाया जाएगा, उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। यदि जेजे एक्ट के 94 सब क्लूज 2 के प्रावधानों का पालन नहीं किया, तो जो जेजे एक्ट के प्रावधान जो है का उल्लंघन होने पर जो है आयु निर्धारण सही नहीं हो पाएगा, और जो है उसको मुकदमे में कार्रवाई आगे जब तक नहीं होगी, जब तक कि उसका आयु निर्धारण नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 94 सब क्लूज 2 है वो एज के बारे में बताता है। उसमें सबसे पहले बताता है कि एज के लिए जो फर्स्ट प्रूफ होगा वो फर्स्ट एडमिशन इन स्कूल, यानी कि जिस भी उसने विद्यालय में प्रवेश लिया है, जो फर्स्ट एडमिशन लिया है, उसका जो रजिस्टर है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, या जिसने एडमिशन कराया, जिसने एडमिशन किया, वो सबसे महत्वपूर्ण जो है सामग्री मानी जाती है। तो जो फर्स्ट एडमिशन जो सर्टिफिकेट है स्कूल का, सबसे पहले वो माना जाएगा। यदि वो सर्टिफिकेट या उसने कभी भी उसमें नहीं उसका अवेलेबल है, या उसने उसमें विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, तो उसने जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट यानी 10वीं या उसके समकक्ष जो भी शिक्षा पाई है, उसमें जो प्रमाण पत्र में जो उसकी आयु लिखी गई है वो मानी जाएगी। यदि वह भी उपलब्ध नहीं है, तो उसके बाद जो है नगर परिषद, नगर पालिका या पंचायत का जो रिकॉर्ड है, उसमें जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध होगी, उसको माना जाएगा। मान लीजिए जो बच्चा है या जो डेलिक्वेंट जुवेनाइल है या बाल अपचारी है, उसने जो है विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया है या पढ़ाई नहीं की है, और ये सब रिकॉर्ड जो वर्णित किए गए हैं ये उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में फिर जो है जो कोर्ट जो है वो ओसिफिकेशन रिपोर्ट के लिए आदेश करता है। और कई जगह उसको जो है बोन एज रिपोर्ट भी कहते हैं, कई जगह उसको अस्थि रिपोर्ट कहते हैं, लेकिन मूल रूप से उसको जो है जो निर्णयों में जो ऑनरेबल कोर्ट्स जो कहती है वो ओसिफिकेशन रिपोर्ट, या मेडिकल लैंग्वेज में भी उसको ओसिफिकेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो ओसिफिकेशन रिपोर्ट के लिए जब उसको भेजा जाता है, जब वो पहले के प्रमाण पत्र जो 94 सब क्लूज 2 में वो उपलब्ध नहीं होते हैं, तब वो ओसिफिकेशन रिपोर्ट आती है। तो मित्रों जो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ जो मार्जिनल एरर है, जो आयु निर्धारण में त्रुटि का सिद्धांत है, वो ओसिफिकेशन रिपोर्ट पर ही आधारित है। वो पूरा जो है उसी के ऊपर आधारित है। यहाँ मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि जो आयु निर्धारण का जो है 94 सब क्लूज 2 के अलावा और कोई जो है प्रावधान और कोई फॉर्मूला किसी कानून में या किसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या अन्य कहीं जो है निर्धारित नहीं है। हाँ, सेक्शन 34 जो पोस्को का है,
उसके अंदर प्रावधान जरूर है, लेकिन वो भी आयु निर्धारण से संबंधित नहीं है, डिटर्मिनेशन ऑफ एज से संबंधित नहीं है। वो सिंपली एक इंक्वायरी के लिए कहते हैं कोर्ट को कि अगर अभियुक्त जो एक्यूज जो है वो अगर जुवेनाइल है, चालान किया जाता है उसको मेजर मानते हुए, या उसकी इंक्वायरी होती है या वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें आता है कि जो है वो उसका चालान होने के बाद कोर्ट ये पाती है कि जो है इसकी आयु जो है कम है, 18 से कम है, तो उसको जुवेनाइल डिक्लेयर करते हुए उसको जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ या बाल अपचारी मानते हुए उसको मामले को जेजेबी में उसको ट्रांसफ़र कर देगी, जेजेबी में रेफर कर देगी। केवल इतना ही प्रावधान है। एज डिटर्मिनेशन के बारे में पोस्को एक्ट में भी कोई प्रावधान नहीं है। तो मित्रों अब आते हैं कि ओसिफिकेशन रिपोर्ट में क्या होता है। ओसिफिकेशन रिपोर्ट या अस्थि जो रिपोर्ट के लिए जो भेजा जाता है, उसमें जो मेडिकल जूरिस्ट होता है, जो पैनल डॉक्टर्स का होता है, वो उसका एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन कोर्ट जो है ये सबसे अंत में जो है ओसिफिकेशन रिपोर्ट के जो है पर आदेश करती है। जब तक जो ऊपर के प्रावधान यानी कि इसका स्कूल का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है उसका पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद का कोई सर्टिफिकेट होता है, तो उनके ऊपर रिलाई ऑन करती है, क्योंकि उसमें एक्यूरेट या उसको डेट जो है सही लिखी होती है। ओसिफिकेशन रिपोर्ट को ऐसा मानती है कि वो खाली एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो एक जो विशेषज्ञ की राय है जो कि एक्यूरेट उसमें नहीं मिलती है। इट इज़ जस्ट ए सजेस्टिव रिपोर्ट, वो अदालत को सुझाव देती है। और उसके अंदर जो एज का जो आयु का मार्जिन भी उसमें 1-2 साल का उसमें जो फ़र्क रहता है। जो ओसिफिकेशन रिपोर्ट आती है, ओसिफिकेशन रिपोर्ट में जो डॉक्टर साहब होते हैं वो आयु बताते हैं 16 या 17 के बीच, या 18 या 17 के बीच, या 15 या 16 के बीच। इस तरह जो है वो कम से कम 2 साल का उसके अंदर जो रहता है। एक्यूरेट नहीं होता कि 17 साल, 18 साल, 14 साल, इस तरह की राय जो है ओसिफिकेशन रिपोर्ट में नहीं दी जाती। तो जब ऐसी राय आती है, डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि जो है जो रिपोर्ट है 16 से 17 के बीच में, तो 16 से 17 के बीच में है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ जो मार्जिनल एरर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉर्मूला दिया है, जो कि सभी न्यायालयों पर पूरे देश में जो है कानून के रूप में बाइंडिंग है, वो उसके ऊपर लागू होता है। तो 16 से 17 के बीच में जब उम्र आती है, तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर इसके ऊपर लगाएंगे, तो इसमें जो है 2 साल का मार्जिन दोनों तरफ जो है लगाया जाएगा। यानी कि 17 है तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 16 में 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। तो जिसकी आयु ओसिफिकेशन रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 17 के बीच में, उसकी आयु जो है वो 14 से 19 के बीच में मान ली जाएगी। तो कोर्ट फिर 14 से 19 के बीच में ट्रीट करेगी। अब मित्रों यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि जब 14 से 19 के बीच में मार्जिनल एरर के हिसाब से 2 साल का दोनों तरफ मार्जिन लेने पर 14 से 19 मानी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह आयु जो है कैलकुलेट की जाएगी, ये वह आयु मानी जाएगी जो कि मुलजिम को फायदा देती हो, जो एक्यूज के पक्ष में देती हो। तो अब मैं इसे जैसे उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए कोई विक्टिम है, पीड़िता है या प्रोसिक्यूटरिक्स है, जिसकी आयु ओसिफिकेशन में 16 से 17 के बीच में आई, तो जो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर है उसमें दो वर्ष का दोनों तरफ 2 साल का मार्जिन लेने पर 14 से 19 के बीच में आएगी। तो यदि 19 हम मानेंगे तो वो है बालिग हो जाएगी, तो मुलजिम जो है उसके लिए जो है ये बालिग मानी जाएगी। यानी कि इसका फायदा मुलजिम को मिला। प्रोसिक्यूटरिक्स या विक्टिम या व्यथिता की उम्र 19 साल मानी जाएगी। अब यही मित्रों मैं दूसरी बात लेता हूं, यानी कि मुलजिम कोई है, यानी कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिसकी उम्र ओसिफिकेशन रिपोर्ट में 17 साल बताई, तो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर लागू हम करेंगे तो उसकी उम्र हो जाएगी 14 से 19 के बीच में। अब यहां चूंकि वो 19 का अगर उसको मानेंगे तो वो मेजर हो जाएगा और उसको ही शैल बी पनिश्ड इन ए रेगुलर कोर्ट, उसको जुवेनाइल होने का फायदा नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो फॉर्मूला जो मार्जिनल एरर का है वो मुलजिम के फायदे में जाएगा, उसका जो बेनिफिट और जो डाउट होगा वो हमेशा मुलजिम के पक्ष में जाएगा। तो जो मुलजिम है उसको 19 साल का ना मान के उसको 14 साल का माना जाएगा और वो जुवेनाइल ट्रीट होगा, और उसका केस जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है चलाया जाएगा। तो उसमें उसको पूरा फायदा मिलेगा मुलजिम को। तो इसी तरह मान लीजिए ओसिफिकेशन रिपोर्ट में 15 से 17 के बीच में उम्र आती है, तो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर हम लागू करेंगे तो वो 2 साल इधर करने से 19 और 2 साल यहां मार्जिन लेने से ये होगी 13, तो 13 साल की 13 से 19 के बीच में मानी जाएगी। मान लीजिए ये प्रोसिक्यूटरिक्स है, तो अगर 19 साल मानेंगे तो जो है उसको जो अगर पोस्को केस है तो वो उसकी कंसेंट जो है
मायने रखेगी। लेकिन अगर पॉस्को में अगर 13 साल की मानेंगे प्रोसिक्यूटरिक्स व्यथिता को या पीड़िता को या विक्टिम को, तो निश्चित रूप से ये मुलजिम के खिलाफ होगी। तो मित्रों, ऐसे में जो प्रोसिक्यूटरिक्स या व्यथिता है या पीड़िता है या विक्टिम है, उसकी उम्र 19 साल मानी जाएगी। यानी कि उसकी कंसेंट मायने रखेगी। अगर वो कंसेंट से है तो जो रेप का जो केस है वो वेव हो जाएगा। और इसी तरह जो पॉस्को है उसमें जैसे ही वो 19 साल उम्र निर्धारित की जाएगी तो पॉस्को के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे और नेचुरल है उसका पूरा फायदा मुलजिम को मिलेगा। तो मित्रों, ये जो फॉर्मूला है, जो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर, यदि इसको आप अपनी ट्रायल के दौरान लगवाने में आप कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से जो है आपका जो एक्यूज है, आपका जो जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है या जो आपका बाल अपचारी है, उसको इसका फायदा मिलेगा और वो जो है हमेशा जो है बेनिफिट ऑफ डाउट उसको पक्ष में मिलने के कारण वो उसका लाभ लेगा, बरी हो जाएगा। और उसके ऊपर पॉस्को या रेप जो कंसेंट के मामले हैं, पॉस्को में जो है उसकी अगर मेजर हो गई तो कंसेंट मायने रखेगी, और रेप है अगर उसमें उसको बालिग साबित कर दिया तो भी उसको फायदा जो है अभियुक्त को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जो मार्जिनल एरर का प्रिंसिपल है, इसका फायदा चाहे वो मुलजिम जो है जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हो, चाहे वो प्रोसिक्यूटरिक्स हो, विक्टिम हो, व्यथिता हो, या जो है जो भी बालिग अगर उसके अंदर अभियुक्त है, कोई भी हो, उसका फायदा हमेशा अभियुक्त को मिलेगा। तो मित्रों, मेरा ये जो इसमें जो कहना था कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर है, इसको लगवाने के लिए, इसको लागू करने के लिए यदि आप कामयाब हो गए तो आप निश्चित रूप से अपनी ट्रायल में कामयाब होंगे। लेकिन इसको लागू करने के लिए जो मैंने जो प्रावधान बताया, आपको पहले इसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा कि जो आपने जो स्कूल का सर्टिफिकेट था इसको कैसे रिलाई ऑन नहीं किया जाए। ये जो भी उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट था, ये जो भी था, जो फर्स्ट एडमिशन है उसको आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर रिकॉर्ड में कोई कटिंग है, अगर रिकॉर्ड को जो है प्रॉपर जो मेंटेन करता है या जिसने उसमें उनको एग्जाम, तो उसके लिए हम अलग से डिस्कशन रखेंगे कि ऑसिफिकेशन रिपोर्ट के बाद जो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर है इसको लागू किया जाए। और ट्रायल में यदि आप इसको लागू करवाने में कामयाब हुए तो निश्चित रूप से आप अपनी ट्रायल में भी कामयाब होंगे। तो उसमें जो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो हम कैसे जो है इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेक्शन 94 सब क्लूज 2 में दिए गए हैं उनको हम डिस्प्रूव करें, उनको हम डिस्कार्ड करें, कैसे उनको जो है डाउटफुल हम क्रिएट करें। उसके लिए जो उसमें भी काफ़ी जो प्रिंसिपल्स हैं कि किनको एग्जामिन नहीं किया जाता है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, कब वो जो है स्कूल रजिस्टर मान्य नहीं होगा, कब जो है स्कूल रजिस्टर मान्य होगा। तो इन सब बातों के लिए हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। मित्रों, जो ये जो फॉर्मूला है जो मैंने बताया, आयु निर्धारण यानी प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर, ये कोई कोडिफाइड प्रिंसिपल लॉ नहीं है, किसी सेक्शन में या किसी उसमें वर्णित नहीं है। इट इज ए डेवलप्ड लॉ, इट इज फुली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय प्रिंसिपल्स laid down by the honorable court in different judgments which is binding on all the subordinate court। जो जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट भारत के हैं उन सब पर लागू होता है और लागू किया जाता है। इसके अंदर जो दिल्ली हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सब हाई कोर्ट्स ने जो है इसको प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर को रिलाई ऑन किया है। और सुप्रीम कोर्ट जो आज तक इस प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर को जो है बाध्यकारी करके लागू किए हुए हैं। उसमें जो दिशा निर्देश है वो सभी आपराधिक और सिविल और सभी मामलों में वो लागू होते हैं। उसके लिए जो है मैं जो जजमेंट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मित्रों, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर है, मैं समझता हूँ इसमें अब कोई दुविधा नहीं होगी। मार्जिनल एरर अगर आप लगाएंगे तो आप अपनी ट्रायल में खासतौर पर जो पॉस्को और रेप केसेस में निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। हालांकि ये हमेशा अभियोजन के खिलाफ रहता है, प्रोसिक्यूशन का इसको हमेशा नुकसान होता है, प्रोसिक्यूट्रिक्स, व्यथिता, विक्टिम को जो है इसमें हमेशा नुकसान होता है। लेकिन चूंकि हमारा लॉ ऑफ लैंड है, भारत का कानून है कि जो भी संदेह होगा, जो भी डाउट होगा, उसको हमेशा फ़ायदा मुलजिम को मिलेगा, अभियुक्त को मिलेगा। तो इसलिए अगर कोई प्रिंसिपल जो है वो अभियोजन के खिलाफ है या मुलजिम के पक्ष में है तो उसके ऊपर हम विचार विमर्श ना करें तो ये भी ठीक नहीं है। हमको सभी उनको लागू करना चाहिए और जो है इसका पूरा जो है हमको फ़ायदा इसका उठाना चाहिए। मित्रों, इससे जो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एरर है, इससे रिलेटेड जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं और भी कई हाई कोर्टों के हैं, तो मैं डाल रहा हूँ। उनमें जो है करीब एक जजमेंट में काफ़ी साइटेशंस को, काफ़ी जजमेंट्स को डिस्कस किया है। तो यदि आप डिटेल में जजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।